स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यदि आप साइंस साइड के विद्यार्थी हैं, यदि आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप जिस क्लास में हो, चाहे आप जिस कंपटीशन की तैयारी करें। यदि आप टेक्निकल लाइन में हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में हम समझेंगे आप बाउ नियम से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये आपके लिए काफी व्यापक शब्द हो गया, इससे आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर इस बाउ नियम से हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं तो हम उसके आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर किसी तत्व पे धनावेश लगता है तो इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, एक इलेक्ट्रॉन कम करके उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दीजिए। किसी पे ऋणावेश लगा, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, तो क्या कर सकते हैं आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़कर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। इसलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बस आप ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिए, जिससे आपको ये क्लास पूर्णतया विस्तार पूर्वक समझ में आ जाए। आज की क्लास से आप एक चीज और समझ जाएंगे, अगर आपको धातु और अधातु का पता करना है तो इस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप धातु और अधातु का भी पता कर सकते हैं। जैसे यदि तत्व के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या आपको पता है तो तत्व का प्रकार आपको या प्रकृति आप बता सकते हैं। जैसे तत्व के बाहरी कोश में अगर एक या दो इलेक्ट्रॉन है तो वो तत्व होता है धातु। बाहरी कोश में 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हुए तो ये होता है अधातु। उसके बाद अगर 8 इलेक्ट्रॉन हुआ तब यह होता है अक्रिय गैस। तो बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आप ये सारी चीजें विस्तार पूर्वक खुद समझा सकते हैं। आज के बाद आप नहीं कहेंगे कि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं समझ में आया, धातु अधातु नहीं समझ में आया। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हमें बताइए कि आपने क्या समझा। आपकी जो समस्याएं हैं आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, उसकी समस्या को आपको अगली वीडियो में दूर कर दिया जाएगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आज अगर आपने ये क्लास देख लिया तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मुझे कोई परेशानी हो रही है। आप चाहे जिस भी क्लास में हो, 10 में होता है तो आपको बोहर-बरी नियम से पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपको बोहर-बरी नियम रटना पड़ता है। रटने की जरूरत नहीं है, आप इस नियम से बनाइए, उसको बोहर-बरी नियम में बदलने का तरीका मैंने बीच में समझाया है, उसको आप समझ लीजिए। आसानी से आप बता सकते हैं कि बोहर-बरी नियम से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आप लोग जो बीच में इंपॉर्टेंट चीजें लगे उसको लिखते रहिएगा। अगर आपकी कुछ चीजें छूट जाती हैं तो लास्ट में मैं इसका नोट प्रोवाइड करा दूंगा, जो मैंने आज अपनी क्लास में लिखवाया है वो आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित बाउ नियम। धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित बाउ, ये लिखते हैं इसको बाउ नियम। धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित बाउ नियम। हो गया ना? अब लिखो इसमें इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस
इस नियम के अनुसार तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। उपकोषों में, उपकोषों सबसेल, उपकोषों में सबसेल, SUB SELL SHELL शायद होता है क्या, देख लेना, सबसेल लिख दो, समझ लेना, देख लेना क्या है सबसेल, या शायद SELL ही होता है, SUB SELL सबसेल। उपकोषों में हो गया। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, लिखा जाता है हो गया। इसके लिए 4 प्रकार के उपकोष होते हैं, इसके लिए 4 प्रकार के उपकोष होते हैं, इसके लिए 4 प्रकार के उपकोष होते हैं। नंबर 1 S उपकोष हो गया। ऐसे देखो लिखते जाओ कैसे, S उपकोष जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, S उपकोष जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब अगर हमको S दिखेगा, चाहे कहीं भी दिखेगा, उसमें हम अधिकतम 2 ही भरेंगे, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, क्योंकि उसका पेट ही उतना होता है, 2 रोटी खाने भर का। दूसरा कह रहा है P उपकोष जिसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन। तीसरा कहता है D उपकोष जिसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन। चौथा कहता है F उपकोष जिसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन, जिसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। हो गया ना। तो निष्कर्ष क्या निकला कि जो आप पाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं वो उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास कितने उपकोष होते हैं? 4 उपकोष, S उपकोष, P उपकोष, D उपकोष और F उपकोष, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ऊर्जा का इनका बढ़ता क्रम है क्या। उससे पहले हम एक पॉइंट जान लेते हैं कि कोष में ये उपकोष कैसे होते हैं। जैसे जब हम पहला कोष पढ़ेंगे तो पहले कोष में केवल S उपकोष होता है, दूसरे कोष में S और P होता है, तीसरे कोष में S, P और D होता है, चौथे कोष में S, P, D और F चारों होता है, पांचवें में भी चारों होता है, छठवें में भी चारों होता है। मतलब उसके आगे से सब में 4 शुरू हो जाते हैं। तो 3 जगह हमको याद रखना है कि पहले में केवल यस रहेगा, ठीक है, अर्थात एक के आगे केवल S लिखा जा सकता है, एक के आगे
C नहीं लिखा जा सकता है, या 1 के आगे D नहीं लिखा जा सकता है, या 1 के आगे F नहीं लिखा जा सकता है। मतलब 1P 1D और 1F संभव नहीं है। हो जाएगा? ये अभी हमें यहाँ जानने की जरूरत नहीं है, जब हम 11 में फुल विस्तार से पढ़ेंगे तब जानेंगे कि क्यों होता है। हमको तो केवल इलेक्ट्रॉन भरना है ना अपना, बस ये जानते रहो कि 1s संभव है, 1p संभव नहीं है, 1d नहीं है, 1f संभव नहीं है, 2s संभव है, 2p भी संभव है, 2d संभव नहीं है, ठीक है, और 2f संभव नहीं है। इसी प्रकार से देखें तो 3s संभव है, 3p संभव है, 3d होगा, 3f नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 4s, 4p, 4d और 4f ये सब संभव है। इसके आगे से भी सब संभव होंगे, 5s, 5p, 5d, 5f इसके आगे सब संभव। लेकिन पहले, दूसरे और तीसरे, यहाँ पे पहला कोष फर्स्ट सेल, दूसरा कोष और ये हमारा है क्या, तीसरा कोष, ठीक है ना। तो ये चीज लिख लेंगे, लिख लो इसमें एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट करके, उपकोषों की संभाव्यता, पॉसिबिलिटी ऑफ सबसेल, उपकोषों की संभाव्यता, संभाव्यता, ये संभाव्यता, पॉसिबिलिटी हो गया, उपकोषों की संभाव्यता हो गया ना, हो गया। मतलब कौन सा उपकोष संभव है यहां पे ये हम जानेंगे, कौन सा उपकोष संभव है हम ये जानेंगे। तो जो पहला कोष है उसमें केवल कौन सा संभव है, 1s उपकोष संभव है, बाकी का संभव नहीं। दूसरा उपकोष उसमें 2s और 2p संभव है, 2d और 2f संभव नहीं है। तीसरे में 3s, 3p, 3d संभव है, 3f संभव नहीं है। पांचवें, ये चौथे से हमारे सब संभव होने लगते हैं, ठीक है ना। अब ये किस कारण से है, इसके लिए हमको पूरा विस्तार बताना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे संभव नहीं। उसके पहले क्वांटम संख्या बताएंगे, n बताएंगे, l बताएंगे, उसके बाद m बताएंगे, s बताएंगे, तब वो सारी चीजें हमें समझ जाएंगे। तो हमें तो उन सबसे मतलब नहीं है ना अभी, हम तो केवल समझना चाहते हैं कि धातु अधातु पहचाने कैसे। अगर हमसे कोई पूछ देता है कि इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है तो बताएं कैसे। वास्तव में तो तुम्हारे पास यहाँ पे गोहरबरी नियम है, उसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें यहाँ पे कक्षा 10 में, लेकिन हम इस नियम से बताएंगे, उसको तुम गोहरबरी नियम में आसानी से बदल सकते हो। गोहरबरी नियम तुमको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर एग्जाम में बोलेगा कि गोहरबरी नियम से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो क्या करोगे, इस नियम से कहीं पीछे लिख लेना, रफ्तार में मिला के बगल में आगे लिख देना, गोहरबरी नियम बना लेना, हो गया गोहरबरी नियम, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो जाएगा। तो ये आसान है, काफी आसान नियम है। बस एक क्रम हम समझेंगे, उस क्रम में तुम भरते चले जाओ, कितना भी बड़ा तुम 118 तत्वों तक का बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। क्या चीज, बस एक नियम, ये इतना लिखवा दिए तुमको ना, ये हो गया। बस इसके बाद ऊर्जा का क्रम पढ़ लेते हैं, नियम समाप्त हो गया, कुछ करना ही नहीं है। ये तुमको एक संभाव्यता तुम्हारे समझने के लिए बता दे रहे हैं कि वहां पे जब हम ऊर्जा का क्रम लिखने लगे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि क्यों ये वाला नहीं लिखे, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो फटाफट, पहला कोष के सामने इसको, दूसरा कोष के सामने, तीसरा कोष के सामने, फिर ऐसे करके नोट करो इसको जल्दी जल्दी, 4 लाइन में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे नोट कर लो। क्या चीज, हाँ जो कट किए उसको भी लिख के काट दो ना, जिससे पता चले कि वो संभव नहीं है। काटने का मतलब एकदम बोझ मत देना तो दिखो ही ना करे क्या काटे हो, बस एक बार क्रॉस करो कि अंदर दिखता रहे तुमने लिखा क्या। जैसे 1p लिखा है उसको क्रॉस कर दो कि वो नहीं है। अब अगला पॉइंट लिखते हैं, कितना पॉइंट हो गया, एक ही पॉइंट अभी हुआ है ना। दूसरे पॉइंट पे लिखो, दूसरा पॉइंट, इन उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम निम्न प्रकार होता है। इन उपकोषों की
ऊर्जा का बढ़ता क्रम निम्न प्रकार होता है। इन उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम निम्न प्रकार होता है। हो गया? टिब्बा बनाने क्या है? टिब्बा बनाने थोड़ा और आसानी से समझ जाओगे। चलिए देखो, इस ऊर्जा के क्रम को तुम किस प्रकार से समझोगे? सबसे पहले लिखो 1L, एक गोले में, ठीक है ना? उसके बाद से 1S में तो और कुछ आता नहीं, मतलब पहले में तो और कुछ आएगा नहीं, 1S लिख के छोड़ दिए हम। अब इससे थोड़ी दूर पे लिखो 2S। ऐसा लिखना कि जितना अंतर इधर हो उतना ही अंतर इसके नीचे भी, जिससे तीर हमारी सही से बनती जाए, अर्थात वर्गाकार आकृतियां सब लगेंगी। जैसे इतना मान लो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर तुमने लगभग छोड़ा तो 1 ही सेंटीमीटर लगभग नीचे छोड़ो। अब 2S में कौन आता है? 2P भी आता है ना, 2P। उसके बाद इससे थोड़ी दूर पे लिखो 3S, इसके बाद यहाँ पे लिखो 3P, और इसमें कौन आता है? 3D भी आता है। 4S, 4P, 4D और क्या? 4F, 5S, 5P, 5D, 5S, फिर 6S, हाँ यही अब 6S, 6P, 6D, 6F। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अब तक हमारे पास जो 118 तत्व ज्ञात हैं उनमें मैक्सिमम 5F तक काम हो जाता है। 6F या 7F या 8F की जरूरत हमें अभी तक नहीं पड़ी है। तो यहाँ पे चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि अभी हम क्रम में इसको लेंगे भी नहीं, क्योंकि 118 तत्व ही है तो हम वहीं तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी दिख रहा है, बाद में छोड़ देंगे। फिर 7S, 7P, 7D और इसमें क्या आएगा? 7F आएगा। फिर 8S, 8P, 8D और 8F। होने को तो सब संभव था, लेकिन अभी तक के ज्ञात तत्वों में कौन कौन हमको प्रयोग में नहीं मिला? 6F प्रयोग में नहीं मिला, ठीक है। 7F प्रयोग में नहीं मिला, 7D प्रयोग में नहीं मिला है, 8F नहीं मिला, 8D नहीं मिला, 8P नहीं मिला। मतलब यहां तक हमारा काम हो गया। 8S भी नहीं मिला, लेकिन उसको देखो एक थोड़ा सा सही तरीके से लग रहा है। यहां से नीचे गया फिर ऊपर गया, दिखाई दे रहा है? 2 को हमने नीचे तक लिखा है केवल, 4F और 5F। तुम पूरा लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी जब तीर बनाना शुरू करोगे तो अपने आप समझ जाओगे। देखो, पहले यहां से शुरू करोगे तो सबसे पहले कौन आया? 1S आया ना, तो अब नीचे लिखेंगे हम, देखते जाएंगे, उसमें लिखते जाएंगे। ऊर्जा का बढ़ता क्रम, अगर जैसे ही याद रखने में परेशानी हुई तुम्हें, तुरंत इसको लिख लेना फटाक से कहीं। मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा लिखने में, क्योंकि अब देख के तो नहीं लिखना रहेगा, याद हो जाएगा तुम्हें। हो गया? ऊर्जा का बढ़ता क्रम सबसे पहले आता है 1S, ठीक है। यहां से फिर मुड़ जाओ नीचे, ठीक है। यहां से तब फिर घूमे इधर, कितना आया? 2S आ गया। फिर इसके बाद ये लाइन समाप्त, तो तिरछा फिर नीचे घूम जाओ, तो देखो फिर कौन आया? 2P आया। इसके बाद इधर चले, तिरछा चल रहे हैं हम, देख रहे हो? इसीलिए बोले कि जब जगह सही से छोड़े रहोगे तो तीर बनाने में तुम्हें परेशानी नहीं, हमारा भी लगता उल्टा पुल्टा ही कुछ जाएगा। देखो, ये घूमे 3S पे पहुंचे, इसके आगे। अब यहां से ऐसे मत घूम जाना, वहां से जाने के बाद नीचे आना है, फिर शुरू करना है, ठीक है ना। ये खेल हमेशा नीचे से ही शुरू होगा, ऊपर से नहीं शुरू होगा। तो भले तुम अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंच गए, फिर नीचे आओ तब शुरू करो, ठीक। तो क्या होगा? 2P के बाद कौन आया? 3S आया। फिर कहां आओगे? अब फिर नीचे आओगे ना,
देखो फिर नीचे आ जाओ ऐसे, तो यहां से अब कौन शुरू हो गया 3p, 3p के बाद कौन आएगा 4s आएगा। इसके बाद फिर यहां तक आगे बढ़े हो, यहां से फिर कहां जाओगे नीचे जाओगे। अगर चित्र तुम्हारा सही बना है तो सारी रेखाएं सही जाएंगी। 3p के बाद 4s के बाद कौन आया 3d। अब देखो हमने कहा था पहले में केवल यश संभव है, दूसरे में यश और p संभव है, तीसरे में यश p और d संभव है, लेकिन यश p d तीनों एक साथ नहीं आए। SPD के बीच में कौन घुस गया 4s घुस गया। ये ऊर्जा के बढ़ते क्रम का ही नतीजा है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना कि नहीं तो पता चला कि लाइन से झोंके जाओ 1s में 1s संभव होता है, 2s 2p, फिर 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f करते जाओ, यही वाला रट लो तो गुण हो गया उल्टा। इसलिए ये ऊर्जा का क्रम यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। 3d से पहले 4s आता है, 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद तब 3d में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है ना। अब देखो 3d पे पहुंचे, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, फिर यहां से नीचे उतरोगे, इसको दिखा है 5s के बाद 4d। देखो यहाँ पे 4p 4d, इसके बीच में फिर 5s घुस गया 5s। 4d के बाद कौन आएगा, आ जाओ नीचे, 4d के बाद आएगा 5p, 5p के बाद कौन आएगा 6s, हो गया। फिर यहां से नीचे उतर जाएंगे हम, कौन मिल जाएगा 4f, फिर इससे ऊपर जाएंगे तो 5d, इसके बाद 6p, उसके बाद 7s। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो तब लास्ट वाली लाइन भी एकदम सही जा रही है, जा रही है। क्या मिल गया इसके बाद 5f, उसके बाद 6d, उसके बाद 7p, उसके बाद 8s आया सबसे अंत में। तो तुमको पूरे की तो जरूरत है नहीं, सामान्य रूप से तुमको यहाँ पे तत्व ऐसे दिए जाएंगे मैक्सिमम 30 40 50 तक के होंगे, ठीक है, जो कि तुम्हारा 50 तक मान के चलो यहां तक हो जाएगा, ठीक है। तो याद तुमको यहीं तक करना है, हमने लिखने के लिए पूरा लिख दिया क्योंकि अब इसको चित्र बना दिए थे तो पूरा क्रम समझना था हमें, ठीक है। तो हमने देख लिया यहाँ पे, याद तुम यहीं तक करो। अभी जब 2-4 ठोल लिखोगे ना तुम्हारे दिमाग में वो अपने आप बैठ जाएगा, उसको हमेशा तुम बोल लोगे 1s 2s 2p, उसके बाद 3s 3p 4s 3d, 3d के बाद आता है 4p, हो गया ना। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाओ, तुम अपने आप जब बार बार लिखोगे ना तो बोलते चले जा सकते हो। पूरा तो नहीं याद कर पाओगे कभी एक हिसाब से, लेकिन जितना तुमको जरूरत पड़ती है उतना तक तुम आसानी से बोल सकते हो जाएगा। तो इसको क्रम से लिख लो, ये इस तरह से बढ़ता गया है, ठीक है। तो इसको बनाओ, इसको लिखो। अब इसके बाद अब हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल से पहले कुछ चीजें लिख लेंगे जहां पे हमें अपवाद मिलेगा। जैसे तुम्हारा क्रोमियम अपवाद मिलता है, क्रोमियम के बाद तुमको कॉपर अपवाद मिलता है, कॉपर के बाद एजी अपवाद मिलता है, एजी के बाद एजू अपवाद मिलता है। इसी प्रकार से और अपवाद जो मिलते हैं उनके लिए हम नियम समझ लेते हैं, तब उसके बाद शुरू करते हैं। नोट करो इसको। अब यहाँ से हमको क्रम पता चल चुका है, इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से भर सकते हैं। हमने तुमको ऊपर बता दिया कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा। जैसे एस में भरेगा 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, एस में हम 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। जैसे हमको अगर एस में इलेक्ट्रॉन भरना है तो एस में अगर 1 इलेक्ट्रॉन भरना है तो इसे हम एस के ऊपर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। एस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो एस के ऊपर क्या लिखेंगे 2। लेकिन क्या कभी एस में 3 इलेक्ट्रॉन भरेगा, एस के ऊपर 3 लिखेंगे हम? नहीं लिखेंगे। अभी हमने पीछे का इंडिकेट पॉइंट तुमको यही समझाया, एस कोष जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कोई संभावना ही नहीं है। ये चर्चा हमेशा याद रखो। एस में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से जब हम पी में पढ़ेंगे तो P1 संभव है, P2, P3, P4, P5, P6, लेकिन क्या P7 संभव है? नहीं है, ये P7 संभव नहीं होगा।
ठीक है, तो हम इसी बात को एक इंडिकेट पॉइंट पे लिखते हैं। देखो किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन उस उपकोष के ऊपर लिखा जाता है। किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन उस उपकोष के ऊपर लिखा जाता है। हो गया। तथा उस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी अधिकतम संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। अधिक नहीं हो सकती है। हो गया ना। जैसे 2p कोष में 2p, अब 2p इसमें से तुम्हारा एक कोष कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है ना 2p, एक को हमने उठाया है। जैसे 2p कोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। अर्थात 2p1 या 2p2 या 2p3, देखो जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वो हमेशा कहां लिख रहे हैं? ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है ना। 2p5 या 2p6, 6 तक हो गया ना। नीचे लिख देना परंतु 2p7 कभी नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही सभी के लिए ध्यान में रखना है तुझे। 2p1 भर सकते हो, 2p2 भर सकते हो, 2p3 कर सकते हो, 2p4 हो सकता है, 2p5 भी हो सकता है, 2p6 भी हो सकता है, लेकिन 2p7 नहीं हो सकता है। कम भर सकते हैं लेकिन अधिक नहीं भर सकते हैं। जैसी आवश्यकता होगी तो हम कम भर लेंगे, लेकिन आवश्यकता होने का मतलब ये नहीं कि ज्यादा भर दें। ठीक है, ये हम लोग का पेट नहीं है कि रसगुल्ला मिला तो 2 पे ज्यादा दबा लिए भोजन करने पर। ध्यान दिए रहा। चलो इतना हो गया। अब नीचे एक और इंडिकेट पॉइंट लिख दो। इसको लिख लिया ना पूरा, ये इसका पूरा हो गया ना। नीचे एक और इंडिकेट पॉइंट लिखो, एक और इंडिकेट पॉइंट। किसी भी उपकोष के सामने लिखी संख्या, किसी भी उपकोष के सामने लिखी संख्या हो गया। उस उपकोष, एक मिनट, हाँ, किसी भी उपकोष के सामने लिखी संख्या उस उपकोष के कोष को व्यक्त करती है। कोष को व्यक्त करती है। उस उपकोष के कोष को व्यक्त करती है। व्यक्त करती है। जैसे
3s का अर्थ है, हो गया, यह s उपकोष, कौन सा उपकोष? s उपकोष तीसरे कोष में है। किसमें है? तीसरे कोष में है। कैसे? इसके सामने क्या लिखा गया? 3 लिखा गया ना, तो तीसरे कोष में। इसी प्रकार अगर तुम जाओ तो बता सकते हो 3p का अर्थ क्या होगा? यह p उपकोष किसमें है? तीसरे कोष में है। इसी प्रकार तुम किसी का भी देख के बता सकते हो। जैसे ये 4s कहें तो इसका अर्थ क्या निकला कि s उपकोष चौथे कोष में है। इसमें है सेल, 4th सेल, ठीक है ना? इस प्रकार से तो इसको हमने ध्यान में रखा। ये सब चीजें केवल तुमको समझने के लिए लिखवा रहे हैं, याद करना तो तुमको बस यही क्रम है, यही चीज है। बाकी इनके बारे में जानते रहो कि इसका अर्थ क्या होता है जो सामने संख्या लिखी गई, क्योंकि अगर इसको हमें बोहर-बरी नियम में बदलना होगा तो ये तैयार होना चाहिए। ठीक है, अब लिखेंगे इसको, लिख लो, ये दोनों लिखे हैं। इसके नीचे एक और इंडिकेट पॉइंट लिखते हैं। हो गया? नीचे एक और इंडिकेट पॉइंट लिखो। यदि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी हो तो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मतलब ये जो बोहर-बरी नियम में बदलेंगे तो इसी से हम बदलेंगे। यदि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी हो तो, यदि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हो गया, तो उस कोष के सभी उपकोषों में उपस्थित, उस कोष के सभी उपकोषों में उपस्थित, उस कोष के सभी उपकोषों में उपस्थित, उस कोष के सभी उपकोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ देते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेना। उस कोष के सभी उपकोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ देते हैं। जैसे देखना, अगर हमको मान लो तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तीसरे कोष में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये पूछ दिया, तो तीसरे में तुमने देखा कौन कौन आता है। तीसरे में 3s आता है, 3p आता है, 3d आता है ना, तो बराबर 3s में इलेक्ट्रॉन वो तुमको ऊपर लिखा मिलेगा कितना है, क्योंकि अभी हमने ऐसा दिखाया ना 2p1 2p2, तो ऊपर लिखा मिल जाएगा कितना है उसमें, प्लस 3p में इलेक्ट्रॉन प्लस किसमें इलेक्ट्रॉन, 3d में इलेक्ट्रॉन, हो जाएगा ना। इसी प्रकार अगर चौथे कोष में पूछा,
चौथे में कौन कौन आता है? 4s, 4p, 4d और 4f भी आता है, तो उसके लिए सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसा जिसका है उस तरह का हम उसको ऐड कर लेंगे, हो जाएगा। ये तो तुमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद खुद पता चल जाएगा कि कौन कौन सा उसमें मिला है। कभी कभी मान लो 3s 3p ही मिला तो 3d लिखने की क्या जरूरत रहेगी तुम्हें। 3s मिला 3p मिला उसके इलेक्ट्रॉन को जोड़ लो, केवल 3s मिला तो उसके इलेक्ट्रॉन को जोड़ लो, हो जाएगा ना। तो ये प्रकार से काम करना है। तो जैसे में लिख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं फिर। देखो नीचे लिखेंगे, इस प्रकार से हम उपकोषों में इलेक्ट्रॉन को कोषों में बदल सकते हैं, कहने का मतलब हमको यहाँ पे उपकोष में इलेक्ट्रॉन पता थे, 3s में इलेक्ट्रॉन पता था, 3p में पता था, 3d में पता था, लेकिन हमसे पूछ दिया गया तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है हमको ये बता दो। क्या होगा? तीसरे कोष के लिए उनके सभी उपकोषों के इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर लिया? ऐड कर लिया, हम पहुंच गए कोष में। यही तो कोष तुमको यहाँ पे जानना है, ठीक है। यही हमारा नियम पहुंचेगा वहां पे। अब देखते हैं एक और इंडिकेट पॉइंट, लिखने वाले इंडिकेट पॉइंट, तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हो गया, उपकोषों के सामने लिखी गई सबसे बड़ी संख्या, उपकोषों के सामने लिखी गई सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हो गया, उस तत्व के बाहरी कोष को प्रदर्शित करती है, उस तत्व के बाहरी कोष को प्रदर्शित करती है, आउटर सेल, सबसे बाहरी कोष, उस तत्व के बाहरी कोष को प्रदर्शित करती है, हो गया ना। जैसे यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 tp6 4s2 3d5 है, तो देखो तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 है, तो इसका बाहरी कोष कौन सा होगा? तनिक पीछे वाला इंडिकेट पढ़ लो फिर हमको बता दो, मतलब जो इसका इंडिकेट लिखवाए हैं इसको पढ़ लो फिर बताओ क्या कहे हैं, क्या अर्थ निकाले हैं इसका हम। मतलब जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है तो उपकोषों के सामने, ऊपर मत देखने लगना, ऊपर तो इलेक्ट्रॉन भरे हैं ना, उपकोषों
कोषों के सामने जो सबसे बड़ी संख्या लिखी है वो इसका बाहरी कोष को बताएगी। तो इसमें कोषों के सामने देखो संख्याएं कौन कौन सी लिखी है। 1 लिखा, 2 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 3 लिखा। तो सबसे बाहर तो तुमको 3 दिख रहा है, कहा तो तीसरा है बाहरी, लेकिन ये नहीं देखना है, वो तो ऊर्जा का क्रम है ना। कोष देखोगे चौथा वाला अंदर घुस गया है, घुसा है, ऊर्जा के ही क्रम में अंदर घुसा है, लेकिन वास्तव में तो वो बाहरी कोष ही है, ऊर्जा उसकी कम थी इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भर गए। ठीक है, तो क्या होगा, बाहरी कोष कौन सा होगा, ये 4 होगा, दिखाई दे रहा है। क्या लिखेंगे, तो इसका बाहरी कोष 4 होगा, बस उसी के आगे लिख लो। तो इसका बाहरी कोष 4 होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा 4s2 है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा 4s2 है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा क्या है, 4s2। इस प्रकार से कोष समझ गए ना। तो अगर अब समझ जाओ, यहां पे हमने तुमसे पूछा कि ये तत्व धातु है कि अधातु है, बता सकते हो। धातु या अधातु का पता करने के लिए हमको बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। बाहरी कोष इसका कौन सा है, 4s वाला है ना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात ये तत्व धातु हो गया ना। बस हम मूल रूप से यही समझाना चाहते, हमारा निष्कर्ष तो यहीं तक पहुंचना था ना, धातु और अधातु तक हो गया। ये काम यहां तक हो गया हमारा। नीचे एक और इंडिकेट पॉइंट लिख लो जो अपवाद वाला आता है, जो अपवाद आता है उसको। बाकी की चीजें हो चुकी हैं, कर सकते हो। अब इंडिकेट पॉइंट, यदि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कोष में, डी उपकोष में, डी उपकोष में, यहां से अंडरलाइन करना, यही मुख्य चीज है। डी उपकोष में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। डी उपकोष में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 4 या 9 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। हो गया ना, 4 या 9 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो वह अपने ठीक पहले वाले, तो वह अपने ठीक पहले वाले, हो गया, ठीक पहले वाले S उपकोष से, S उपकोष से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक पहले वाले S उपकोष से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, हो गया, अपने उपकोष में 5 या 10 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। हो गया, 5 या 10 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। ये चीज को तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कहने का मतलब यही हमारा अपवाद है। अब ये अपवाद भी फिर हम यहाँ पे नहीं तुमको पूरा समझा सकते हैं। जब तक हम स्थायित्व को नहीं जानेंगे तब तक अपवाद को विस्तार करने का कोई मतलब ही नहीं है। बस जानते रहो जो अपवाद वाला कहां से मिलेगा, यही डी उपकोष वाला है। तो क्या होगा इसमें, देखो
जैसे लिख लो, जैसे जैसे यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 3d4 है, तो इसका वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार होगा। अब समझ लो, जो डी कोष तुमको दिखा यहां पे, इसके में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो 4 से ये संतुष्ट नहीं होगा, 4 को कितना करना चाहेगा? 5। अगर 9 होता तो कितना करना चाहता? 10। ये हमारा रूल है, ठीक है। तो कहां से लेगा? अपने ठीक पहले वाले एस उपकोष से लेगा, उसके ठीक पहले जो यस दिखेगा उसी से लेगा। जैसे यहां पे तुम देखो, यहां पे अगर 6d में 4 इलेक्ट्रॉन होता तब वो किससे लेता? क्या अपने पहले वाले एफ से ले लेता? नहीं, अपने पहले वाले एस से ही लेगा, अर्थात किससे लेगा? 7s से लेगा, भले ही थोड़ा दूर है वो, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम हमें बता सकते हो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 से ज्यादा क्यों नहीं भरे? क्योंकि पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। उसके बाद 3s में 2el में क्यों भरा है? क्योंकि s में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं ना। फिर 3p में 6, वही मैक्सिमम वाला नियम। यहाँ पे 4s में 2 मैक्सिमम थे, अभी तभी 3d में आगे इलेक्ट्रॉन गए थे। लेकिन अब यहाँ पे अपवाद होगा, तभी तो कहा गया अपवाद। क्या होगा? 4s से 1 निकल के 1 हो जाएगा और 3d अपना क्या कर लेगा? 5 कर लेगा। तो अब अगर हमने तुमसे पूछा कि बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। पहले वाले से देखते तो 2, तो 2 बताओगे तो गलत माना जाएगा। कितना बताएंगे? 1। लेकिन 1 या 2 बताने से हमारे उसकी धातु की स्थिति पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि चाहे 1 बताएं चाहे 2 बताएं, क्या होगा? धातु ही हो जाएगा ना। ये प्रकार से हमको करना है, तो इसको लिख लो। अब हम तत्वों पे चलते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, उनको हम बताएंगे कि धातु है कि अधातु है। लिखो। चार या 9 रहेगा तभी। का जो 2 है तो का 3 तो बीच में मांग ले आएगा। इतना दानी नहीं होते हैं कोई, वो तो या सुपोष मान के चलो, थोड़ा सा नरम दिल का होता है, बेचारा कमजोर होता है। कई डिब्बा उसके पास होता है, मार दिया, अभी 5 डिब्बा रखा हुआ है, तब ड्यूब के पास 5 डिब्बा होता है, यश उसके पास 1 ही होता है। तो दोनों उसका मांग लिया तो क्या वो भीख मांगेगा? यश बैठ के दोनों भी कभी कभी दे देता है। अभी 46-47 वाले में जो जाएंगे, 46 वाले में दोनों दे देता है। वही एक अपवाद मिलता है जहाँ पे दोनों दे देता है। लेकिन हमको तो मुख्य रूल यही याद रखना है कि 4 है 9 है तो 1 मांग के उसको 5 या 10 कर लेगा, ठीक है। इसी प्रकार से 9 वाला भी तुम लिख सकते हो। क्या लिखेंगे? क्या अभी जब आगे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखो कितना हो गया, बस ये तक रूल था हमारा। अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फिर अभी लास्ट में एक एग्जाम्पल को हम बोहर-बरी नियम से कोष में बदलना दिखा देंगे। समझ तो लिए। अब जैसे मान लो अगर हम इसी को बोहर-बरी नियम में बदलना चाहते हैं तो कितने कोष तुमको इसमें दिख रहे हैं? पहले हमको ये समझा दो, कितने कोष दिख रहे हैं? मतलब जो सामने संख्याएं लिखी गई वही तो कोष है। कितने कोष दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। 7 कहां दिख रहा है? 1 दिखा, ये दोनों मिला के 2 है, ठीक है ना। ये वाला और ये मिला के 3 है,
और ये अकेले 4 है। तो अगर बोहर-बरी नियम से लिखना हुआ तो एक फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल, बस हो जाएगा ना। अब क्या होगा, मिटाएंगे नहीं, क्या होगा, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, देखो फर्स्ट सेल के लिए उसके सभी सब सेल के इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा, अर्थात उसके सभी उपकोषों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहले में कितना है खाली, यस है ना, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 दिख रहा है, दूसरे में कई ठो है, 2 ठो है ना, तो इसको 2 + 6 करना होगा, क्योंकि इसमें भी 2 है और इसमें कितना है 6, अर्थात कितना हो गया 8। इस तीसरे में देखो 3 ठो आ गया ना, तो 2 + 6 और प्लस कितना 5, कितना हो गया 13, और चौथे में कितना आया खाली 1। फाइनली इसका आंसर हो गया 2, 8, 13, 1, बोहर-बरी नियम दिखाई दे रहा है। तो रटने की जरूरत पड़ेगी हमें बोहर-बरी नियम नहीं, इसको क्रम से याद रखो, फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, हेडिंग लिख लो, कुछ उदाहरण, कुछ उदाहरण, कुछ उदाहरण, सम एग्जाम्पल। हो गया। अब एग्जाम्पल में पहले कुछ छोटे से शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला नंबर कार्बन, कार्बन का होता है 6। दूसरा नंबर, एक इंडिकेट लिखवाने वाले थे भूल गए, चलो ठीक, नाइट्रोजन 7। तीसरा नंबर Na11। चौथा नंबर कैल्शियम 20। पांचवा नंबर Fe26। छठवां नंबर Zn30। सातवां नंबर सल्फर 16। आठवां नंबर ब्रोमीन 53। यहां तक हम तुमको पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। शुरू करो। भरना है हमको 6 इलेक्ट्रॉन, उपकोष का क्रम हमारा यही रहेगा। अब देखते जाना किसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा मैक्सिमम। पहले लिखेंगे 1s से शुरू करेंगे, जब हम 6 तक इनका अधिकतम भरते जाओ, 6 तक हो गया तो रुक जाओ, ये नहीं कि 6 से ज्यादा अधिकतम भरने के चक्कर में भर देना। कैसे, पहले लिखोगे 1s, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1s6 लिख दिए, हो जाएगा, क्यों नहीं। यस में अधिकतम 2 होता है, 2 से ज्यादा नहीं होता है, तो 1s में मैक्सिमम भरेंगे 2, लेकिन हमको तो भरना था 6 तक, भरना है ना, तो 1s से हमारा काम नहीं चला। अभी कितने बचे हुए हैं, 2 भर दिए, 4 बचे ना, अभी आगे बढ़ो, 4 बचे, देखते रहना। 2s लिखो, फिर यस आ गया, कितने भरेंगे 2 और कम हो गया, अभी कितना बचा 2 बचा। 2p लिखो, 6 भरते, भर दिए, हो गया। नहीं, 6 क्यों नहीं भरेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन, 6 से ही भर दें, 2 ही है तो 2 इसको भर दो। हमने पीछे बताया कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बना 1s2 2s2 2p2 6 बनेगा। 2p2 काम हमारा ये खत्म हो गया ना, छोड़ दो। नाइट्रोजन पे चलो, अब बताओ, तुम्हें बताओ पहले नाइट्रोजन का क्या लिखेंगे। 1s2 2s2 3, बैठ जाओ। अच्छा, सोडियम का 2p3
2p3 कर दिया। और कितना जाना, कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? 11 इलेक्ट्रॉन। अभी कितने तक पहुंची हो? 7 तक पहुंची हो ना। तो और आगे बढ़ो। अभी p में कहां तक आगे बढ़ सकती हो? पीछे देखो, p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। तो इसमें हम 6 तक अभी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको 2p6 तक लेके जाओ, देखो क्या हमारा काम हो गया या हम ज्यादा पहुंच गए? अभी कम है। 2 इसमें, 2 इसमें 4, 6 इसमें 10। अभी एक और बचा हुआ है। तो p में क्या 7 कर दे? नहीं, p में 7 नहीं कर सकते हैं। तो p के आगे बढ़ो। 3s 2 भर दे इसमें? नहीं, 2 की जरूरत ही नहीं है। कितना भरेंगे? 1। तो ध्यान देना, आगे बढ़ते जाओ, उसके मैक्सिमम तक जाओ, नहीं काम हुआ तब आगे बढ़ जाओ आगे के उपकोष पे। तो 3s1 हो गया। बैठ जाओ। कैल्शियम 20, तुम बताओ शिवानी क्या होगा 20 का? 2s2, 2p6, हाँ s में मैक्सिमम कितना? 2 ही होगा ना। तो 2 से ऊपर क्यों जाएंगे s में? अब आगे भी तो देखो भाई, इतना डिब्बा पड़ा हुआ है, सब डिब्बे खाली हैं। आगे उसी में 10 नहीं घुसा देना है। आगे का डिब्बा देखो क्या मिल रहा है 3s के बाद। 3s के बाद क्या दिख रहा है? ये 3p दिख रहा है। तो 3s के बाद लिखो 3p। 3p में अधिकतम कितने होते हैं? 6 होते हैं। गिन लो, क्या पहुंच गए 20 तक? 2, 4, 6, 4, 10, तो 12, 6, अभी 18 तक पहुंचे। हमको 20 पहुंचाना, मतलब अभी 2 बचा हुआ है। क्या इसमें 8 कर दे ऐसे? नहीं कर सकते हैं। आगे वाले में फिर चलो, 3p के बाद 4s। 4s लिखो, इसमें कितना भरो? 2 भर गया ना। अब हमारा 20 काम हो गया। हो गया। 20 के बाद अगर 21वां जाना पड़ता तो 4s के आगे किस में जाते? 3d में जाते, जैसा कि आगे Fe26 में मिलने वाला है। तुम बताओ इनका क्या होगा Fe का? हम्म 4s2 3d6। अब देख सकते हो 20 तक तो कैल्शियम पहुंचा ही था। 4s2, अब 2 से ज्यादा तो उसमें हो नहीं सकता है। तो अब हमको आगे के उपकोष में बढ़ना है। आगे का क्रम देखो क्या है? 3d है ना। 3d पे हम पहुंचे। तो 3d कहां है? 3d में कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। लेकिन हम 10 लिख सकते थे यहाँ पे। तो 10 लिखने का कोई मतलब ही है? हमको 30 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना भरना है। बैठ जाओ। 30 नहीं भरना है। भरना तो हमको 26 ही है ना। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो हमने कहा कम भर सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं। तो 3d में कितना भरेंगे हम खाली यहाँ पे? 6, क्योंकि 6 की ही जरूरत है। हो जाएगा। तुम बताओ क्या होगा इस बार जिंक का? तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। यहां तक हम 20 पहुंचे थे। 10 अभी बचा है ना। तो 3d में 10 हो भी सकता है, उतने की ही जरूरत है। हो गया हमारा काम। ठीक है, ये प्रकार। तुम बताओ सल्फर का क्या होगा? 1s2, 3s के बाद 3p6, 4s2। आगे हो गया। कितना ज्यादा हो गया? यहां तक कितना हुआ? जोड़ लो पहले इसको। 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12 हुआ नहीं? 11 कहां से? 12 हुआ। ये कितना और बचा है?
4 बचा तो 3p में कितना होगा, 4 ही तो होगा। ये ध्यान देना, हो जाएगा। तुम बताओ। 1:2, 2:2, 2p के बाद 3s से करे 3s2, फिर 3p6। उसके बाद जब भरता जा रहा है तो इसमें क्रम देखते जाओ कहाँ कहाँ आएगा। 4s2, फिर 3d10, फिर 4p आया ना, कितना भरेगा? 3d के बाद 4p आया, कितना भरेगा इसमें? 6। उसके बाद 4p के बाद 5s, कितना भरेगा? 2। कोई और मत बोलो। 5s के बाद क्या आ रहा है? क्या आ रहा है 5s के बाद क्रम में? 4d, कितना भरेगा? पहले गिन लो कहां तक पहुंच चुके थे। कितना पहुंचे? अभी 38 पहुंचे हो ना, 53 पहुंचना है। अभी 15 बचा हुआ तो डरने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते जाओ। क्या करेंगे 4d में? कितना करेंगे? 10 करो, कितना हो गया? 38 10 48। अभी भी 5 बचा हुआ है। 4d के बाद कौन आता है? 5p। तो p में कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। भर दे 6 कितने के रूप में? तो बस 5 ही भर देंगे, हो गया हमारा काम। हो गया ना? तो इस तरह से तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। तो ऐसे 2-3 को करो। अब एक एग्जांपल समझाते हैं कि कैसे कोर्स में उसको लिखवा दें, जैसे पीछे भी समझाए हैं उसको लिखवा दें, बाकी घर से देते हैं, घर से करके आओ। तो आ गया कि नहीं? समझ में आ गया? हो जाएगा। मैक्सिमम से ज्यादा मत भरना। मैक्सिमम से अधिक हो रहा है तो आगे वाले कोर्स पे बढ़ जाओ, चलेगा, लेकिन उसमें ज्यादा मत भरना। कम भर सकते हो चलेगा। जैसे यहाँ पे 6 भर सकते थे हम, जरूरत 5 की थी इसलिए हमने 5 भर के रोक दिया इसको। यहाँ पे 6 भर सकते थे, जरूरत 4 की थी, 4 हमने भर के छोड़ दिया इसको। ठीक है? तो कम भर देना, लेकिन ज्यादा मत भरना। ज्यादा अगर चाहिए तो आगे के उपकोष पे बढ़ो। ठीक है? तो 4-5 जब लिखोगे तुम तो अपने आप तुम समझ जाओगे। अपने मन से लिखना है कि कैसे कैसे, जहां पे फंसना वहीं पे देखना कौन सा उपकोष आ रहा है। एक बार पढ़ लेना, 1-2 बार, उसके बाद से 53 वाला तुम पढ़ लो, बाकी अंदर का तो सब लिख ही सकते हो। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? 2-3 बार इसको पढ़ लो। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10, 4p6, 5:2, 4d10, 5p5। हो गया ना? अब जब इतना तुमने पढ़ लिया 2-3 बार, तो तुम्हें यहां तक का क्रम पता चल गया ना। अर्थात परमाणु क्रमांक 54 तक का क्रम तुम समझ चुके हो, क्योंकि 5p में 6 भर दे तो 54 हो जाएगा। 54 तक का क्रम समझ चुके हो। 54 के पहले जो भी आएगा सबका लिख सकते हो। लिख सकते हो तो नोट कर लो इसे। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ये तुम्हारे लिए हर जगह उपयोगी होने वाला है, चाहे कहीं भी। अभी तुम कोई भी कंपटीशन का भी एग्जाम दो, अगर तुम टेक्निकल लाइन से देते हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर पूछे जाते हैं। आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे जाते हैं, सीधा तत्व का नहीं। अभी तुमको यहाँ पे धातु अधातु ही पता करना था, इसलिए हमने किया। अभी जब आयन हम जान जाएंगे कि आवेश कैसे आया, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन जुड़ा, ठीक है, जब इसको जान जाएंगे तो हम उसका भी लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब इलेक्ट्रॉन का भरना दिखा रहे हैं ना हम। तो अभी मान लो किसी में आवेश जुड़ गया, अर्थात इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, 53 था उसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ के 54 हो गया, तो 54 का नहीं भर लेंगे? भर देंगे। अभी यहाँ पे 11 था, 11 से 1 कम हो के 10 हो गया, तो 11 का भर लेते हैं, क्या 10 का नहीं भर देंगे? ये खत्म कर दिए, 10 का हो गया। हुआ कि नहीं? तो अगर हम इसका जान चुके हैं तो हम आवेश वाले का तो आसानी से बता सकते हैं। बस हमें आवेश समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा आवेश कब आता है। तो ये हम आगे चैप्टर में पढ़ते जाएंगे कौन सा आवेश कब आता है। हमें तो यहाँ पे केवल धातु अधातु पहचानना था, उसके लिए हमने तुमको पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही समझा दिया। अब ये तुम्हारे लिए कहीं भी उपयोगी होने वाला है। बस एक बार इसका क्रम याद रखो। बाकी के तो नियम लिखवाए गए वो तुमको समझने के लिए लिखवाए, मुख्य चीज तो हमारा यही क्रम है। क्रम याद रखो, बदल सकते हो। बाकी क्या लिखवाया गया है कि उसको कोष में कैसे बदलें, क्या चीज ये लिखा गया, इससे हमको क्या समझ में आता है। उसके बाद से
इसका जो क्रम है इसको हम ऊर्जा का क्रम याद रखेंगे, ऊर्जा का क्रम नहीं बदलना चाहिए। जैसे यहाँ पे 4s के बाद 3d आता है, ये तुम्हें याद रखना है, पता चला कोस के क्रम में ही देख के जाओ, हो जाएगा। तो बाकी की चीजें तुमको नियम लिखवाया गया है, लेकिन मुख्य चीज तो हमारा बस यही है, 2 लाइन तुमको याद करना है। इसमें 2 लाइन याद कर लिए तुम्हारा काम हो गया, और 4 चीजें वो याद करनी है। यस में अधिकतम कितना भरेगा, पी में अधिकतम कितना भरेगा, डी में अधिकतम कितना भरेगा, और एफ में अधिकतम कितना भरेगा। बस यही 2 चीजें हमको जाननी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख ही सकते हैं, बाकी का तो धातु पहचानना है, अधातु पहचानना है, वो तो अलग का नियम है ना। तो इसको लिख लो, बाकी कुछ घर से लिए देते हैं, इसको करके आना रहेगा। जल्दी जल्दी करो। हो गया, लास्ट वाला बदल के आयोडीन कर लो, आयोडीन लिख लो। कोषों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कोषों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बदलना, उपकोषों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कोषों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बदलना। तो कोषों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कोषों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बदलना। हो गया, कोष्ठक में लिख देना, बोहर बरीनियम में बदलना। बोहर BOHR होता है, बोर भी लिखते हैं इनको, BOHR बोहर हो गया, BARI बरी। हो गया ना। अब देखो इसमें पहला एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो इसमें, उसी से हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोषों के रूप में लिखिए। निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोषों के रूप में लिखिए। हो गया ना। तो अब देखो पहला नंबर लिख लो, ब्रोमीन का 35, और दूसरा नंबर लिख लेते हैं स्ट्रांसियम यसार का 38। हो गया ना। हो गया ना। अब ठीक है, ब्रोमीन का 35 होता है। तो पहला नंबर है ब्रोमीन का 35, ठीक है। तो अब क्या करना है, पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम उपकोषों के क्रम में, जो हम जानते हैं। 35 का बताओ तुम क्या होगा। थ्री 3D 6,
कितने तक पहुंची अभी? अभी कितने तक पहुंची हो? कितना हुआ अभी? अरे बोलो कितना हुआ अभी? ऊपर का इलेक्ट्रॉन ऐड करो ना, कितना हुआ? तुम लोग को ऐड करने नहीं आता इतना जल्दी जल्दी। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 तो 20 26 26 ही तो हुआ। कितना पहुंचाना है? तो क्या करेंगे अभी? 3D में कितना लिखेंगे? बस केवल 6 ही? इस दो का धरे, दिमाग काम करे। 3D में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। तो इसको 10 तक अभी पहुंचाएंगे ना, जब तक जरूरत है। तो कम पे क्यों छोड़ेंगे? कम पे छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। अभी खाना परोस रही किसी को, किसी थाली में खाना ना दे के आगे बढ़ जाओगे, दबदबा मारेगा वहीं पे। ध्यान दी रहना इस बात को। भले बेचारा पत्थर में बैठा, उठ जाएगा वहां से। अब देखो 3D में 10 भरा, अभी 30 पहुंचे हैं, अभी 5 और बचा हुआ है। 3D के बाद कौन आ रहा है? 4P। 4P क्या होगा? 5। अब हमारा काम हो गया, ठीक है। अब हमें इसे कोषों के रूप में बदलना है। तो कोषों के रूप में बदलने के लिए हमें सभी कोषों में इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें कितने कोष हैं। तनिक समझा दो तो हमको, कितने कोष हैं? सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है तुम्हें? 4s2 और 4p5। सबसे बड़ा तो 4 ही दिख रहा है ना। तो कितने कोष हैं? 4। वही तो हमारा बाहरी कोष होता है। उतने कोष हैं, 4 कोष हैं। इसलिए अब शुरू करो। पहले कोष में इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा? हमने कैसे समझाया? किसी कोष में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? उसके जो कोष हैं उनके इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे? पहले कोष में कौन सा उपकोष दिख रहा है? पहले में कौन सा केवल दिख रहा है? 1s2 में इलेक्ट्रॉन। पहले में हम जानते हैं केवल 1s होता भी है, अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2 है। या बराबर ऐसे लिखो? हाँ ठीक है, 2 लिखो। इसी प्रकार दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम लोग। दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन तुम जल्दी जल्दी भी लिख सकते हो, जैसा हमने पिछला वाला बताया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके। ये तो हमने केवल तुमको समझाने के लिए विस्तार किया यहाँ पे। दूसरे कोष में कौन कौन आ रहा है? 2s और 2p आ रहा है ना। तो बराबर 2s2 में इलेक्ट्रॉन प्लस किसमें? 2p6 में इलेक्ट्रॉन। तो 2s2 में ऊपर 2 लिखा है, 2p6 में ऊपर 6 लिखा है। 6 2 8। तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन कौन कौन होगा जी? 3s 3p और 3d। तो 3s2 में प्लस 3p6 में प्लस 3d 10 में। पूरा जोड़ना है इसका वाला, एग्जाम्पल पीछे समझाए थे अभी। 3s2 में क्या होगा? 2 है, 6 है, 10 है, अर्थात कितना? 18। चौथा कोष बाहरी हो गया। अब चौथे कोष में इलेक्ट्रॉन बराबर केवल किसमें है? 4s2 में है, और 4p किसमें है? 5 में है। 2 ही तो दिख रहे हैं 4s वाले, 4 वाले। तो उसको देखो कितना कितना, 2 + 5 बराबर 7। ठीक है ना? हो गया। 4s2 में प्लस 4p 5 में, 2 + 5 बराबर कितना हो गया? 7। इसलिए बोर-बरी नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर-बरी नियम से, अर्थात कोषों में ना। तो पहले कोष में कितना मिला? 2। दूसरे कोष में कितना मिला? 8।
तीसरे में 18, चौथे में 7। ये प्रकार से हमारा हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस रूप में लिख लो, फिर देख लो, पहला पहला जिसके सामने लगा उसको जोड़ लो, दूसरा दूसरा जिसके सामने लगा उसको जोड़ लो, तीसरा तीसरा जिसके सामने लगा उसको जोड़ लो, फिर चौथा चौथा जिसके सामने लगा उसको जोड़ लो, पांचवा होता तो पांचवा पांचवा जिसके सामने होता उसको जोड़ लेते, फिर हम क्रम से लिख देते, उनको हो जाता। ये हमारा बहुत बड़ी नियम से हो गया। अब इसको तुम समझा सकते हो कि ब्रोमीन धातु है कि अधातु है। ब्रोमीन अधातु है क्योंकि बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है इसके, ठीक है ना। ये प्रकार से हम समझा सकते हैं। इसी तरह से तुम स्ट्रांसियम का निकाल के घर से ले आना, ठीक। स्ट्रांसियम का निकाल के घर से लेके आओ, तब कल इसको देख लेंगे सोमवार को। एक हमने समझा दिया तुमको, स्ट्रांसियम का घर से निकाल देना, और कुछ तत्व दे दे रहे हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास घर से अपने मन से लिखो तुम लोग। तो इसको उतार लो और तत्व घर के लिए लिख लो। देखो पहले यहाँ पे लिख देते हैं HW में, कहोगे कुछ दिए ही। पोटेशियम आता है 19, हो गया ना। कॉपर आता है 29, अपवाद भी ध्यान में रखना। क्रोमियम आता है 24, मैग्नीज आता है 25, निकिल आता है 28, कोबाल्ट आता है 27, एजी आता है 47। 47 सही है, हाँ ठीक है, एजी का 47 सही है। उसके बाद से सीजियम, सीएस का होता है 55। कितना लिखो, बहुत नहीं, कुछ और लिख लो। फास्फोरस 15, ठीक है। फास्फोरस हो गया 15। फास्फोरस के बाद फ्लोरीन 9। लिखने के बाद साथ में ये भी तुमको बताना है कि ये धातु है कि अधातु है, ठीक है ना। साथ में ये भी बताना कि धातु है या अधातु। तो क्या करोगे तुम, धातु अधातु पता करने के लिए किसका इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता होना चाहिए, बाहरी कोश का। तो डायरेक्ट सबका बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन ही पता कर लेना, सभी का मत निकालना, सभी का केवल तुमको स्ट्रांसियम में निकालना है, ठीक है। बाहरी कोश का इन सब में पता करना कैसे, सबसे बड़ा 4 है, ये कितने कोश हैं इसमें, 4 कोश हैं, हो गया ना। यहाँ पे ऐसे लिख लो, क्योंकि इसमें कुल 4 कोश हैं। क्यों 4 कोश हैं, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है, ऐसे समझ जाओगे। सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो केवल चौथे कोश का निकाल देना। जैसे इसमें देखो चौथे कोश में कितने आए, 7 आए हैं, अर्थात इसको हम कह सकते हैं 7 होने के कारण यह क्या है, अधातु है, हो गया। तो हम लोग अंत तक पहुंच गए अपने मूल रूप में ही, धातु और अधातु ज्ञात करना। बाकी की चीजें अगले दिन होंगी।